जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अपने इस पॉलिटिकल साइंस के वन शॉट सीरीज में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैग। आज हम देखेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो भाई ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अपने इस वन शॉट सीरीज में इसको भी लेकर के आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और एक बात मुझे आपसे कहनी है कि मैं कभी ऐसा कहता नहीं हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन आज मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि जितनी भी हमारी टीम है, भाई जितने भी आपको लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आपका पढ़ा रहे हो, चाहे आपके जो पीपीटी बना रहे हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी, तो भाई यहाँ पे सभी लोग अपना 100% दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सबसे पहले क्या होता है भाई, पीपीटी बनता है। बनने के बाद फिर यहाँ पे भाई आपको पढ़ाना है तो भाई उसके पहले पढ़ के भी आना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं, कुछ रिवीजन तो भाई करना ही पड़ता है। तो भाई वो तो चलो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे आपको पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाने के बाद क्या होता है, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ भाई, पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाने के बाद वीडियो बन जाता है। बनने के बाद इसमें क्या होता है, यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है। तो भाई ये सारे काम करने में भाई बहुत मेहनत लगती है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी अपना 100% दे रहे हैं। ठीक है, चाहे कोई डायरेक्ट वे में दे रहा है, चाहे इनडायरेक्ट वे में दे रहा है। इनडायरेक्ट वे का मतलब क्या है, आप सभी लोग जैसे आप लोग कुछ लोग सब्सक्राइब करवा रहे हो लोगों से, तो ये इनडायरेक्ट वे है। तो मेहनत तो भाई सभी लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी वीडियो मेरा देख रहा है, तो वो सभी लोग 100% दे रहे हैं, तो आप कुछ 2 4 5% आप भी अगर सहयोग कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जहाँ तक ये जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा, तो उनका भी फायदा हो जाएगा, साथ ही साथ आपको पता है हम लोगों का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप सब लोग समझ ही रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको अपने ढंग से आप इसको समझ लो। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कैग के बारे में। आज हम देखेंगे कैग के बारे में। तो कैग क्या होता है, यह आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, तो कैग जो होता है ये आपके आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द कैग, डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं भी अब इसको समझ लूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ अच्छे ढंग से कि ये कैग होता क्या है। ठीक है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द कैग एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस। ठीक है, और क्या ये आपका गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ये क्यों होता है, अभी इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा। तो इसके अगले पॉइंट क्या है कि ये हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जो आपके इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, ये उसका हेड होता है। चलो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको याद कर लो। ठीक है, अब इसको देखते हैं भाई कैग का काम क्या, कैग का काम क्या होता है। कैग का काम ये होता है कि जो भी टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो चाहे इनडायरेक्ट वे में हो, जनता का जो भी पैसा होता है वो विकास के कार्यों में सही ढंग से यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है, उसमें कुछ घपलेबाजी है कि नहीं है। ठीक है, ये उसका जांच करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे मान लो यमुना नदी के पुल बनाना है। ठीक है, यमुना नदी पर पुल बनाना है, उसमें खर्चा टोटल मान लो आया कितना, 500 करोड़ का। ठीक है, 500 करोड़ का खर्चा आया यमुना नदी के पुल बनाने में। ठीक है, पुल बना रही, कोई बात नहीं, पुल बनाने दो। कैग उसमें कुछ नहीं करेगा, कैग उसमें कुछ नहीं करेगा। आप 500 क्या 1000 करोड़ का बनाओ, कैग उसमें कुछ नहीं करेगा। पुल जब बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, पुल जब बनकर तैयार हो जाएगा कंप्लीट तरीके से, तब कैग पहुंचेगा वहां पे। तब कैग पूछेगा कि भाई 500 करोड़ का तो आप बना दिए पुल, ठीक है 500 करोड़ का बन गया, तो इसमें कुछ घपलेबाजी, नहीं नहीं घपलेबाजी कहाँ होगी, 500 का आजकल इतनी महंगाई है, कहाँ घपलेबाजी होगी। तो पूछेगा चलो उसका हिसाब दो। तो आप हिसाब क्या दोगे, आप लिखोगे कि सर मान चलिए 65 करोड़ रुपए का क्या कहते हैं सरिया में खर्चा हुआ। फिर आप लिखोगे कि अम, चलो अच्छा बताओ कि बालू कितने का लगा था भैया इतना, सीमेंट कितना लगा इतने का। तो कहेगा ठीक है भाई सब आप बताते जाओ कहाँ कहाँ से लिए हो, तो बताएगा भैया इस जगह से हमने सरिया लिया था। अच्छा अच्छा, सरिया यहाँ से लिए थे, ठीक है। आपने क्या कहते हैं सीमेंट कहाँ से लिया, भाई सीमेंट हमने यहाँ से लिया इतने करोड़ का। ठीक है, तो टोटल क्या करेगा वो लिखवा लेगा। लिखने के बाद वो क्या करेगा
कि आपका क्या कहते हैं, भाई टोटल कर लेगा भाई 500 करोड़ हो रहा है कि नहीं। पता चला 450 करोड़ हुआ हो और ये अपना मसक दिया हो, ठीक है, तो पहले तो मिला लेगा, ठीक है, मिल गया। अब मिल जाने के बाद वो कहेगा भाई 500 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है यार, सब बराबर ही साफ बताया है। चलो ठीक है, इसके बाद देखते हैं कहाँ पे, जहाँ पे लिखवाया है नाम। जैसे मान लो कि सरिया कहाँ से लिखा है, सरिया टाटा से लिखवाया है, ठीक है, तो टाटा के पास जाएगा, उस वो कहेगा भैया जो यमुना वाले नदी पे जो पुल बन रहा था वहां पे आप सामान दिए हो, तो कहेगा हाँ हम दिए हैं सर। तो कहेगा भाई कितने का सरिया दिए थे, तो कहेगा सर देख के बताता हूँ, तो अपना सिस्टम में चेक करेगा, कहेगा सर हमने जो है 60 करोड़ का सरिया दिया था। तो कहेगा भाई 60 करोड़ का सरिया दिए थे, तो 65 करोड़ बता रहा था। नहीं सर हमने तो 60 ही करोड़ का दिया था। तब कैग वहीं पकड़ेगा उसको, कहेगा हो इसका मतलब ये तो भाई मसक दिया 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ तो ये घपला हो गया। तब ये जो कैग होता है वो अपना असल रूप जो है दिखाएगा। तो ये सारे काम किसके हैं, कैग के। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जनता का जो भी पैसा होता है, जनता का जो भी पैसा होता है वो सही ढंग से विकास के कार्यों में हो रहा है कि नहीं, ठीक है, विकास के कार्यों में लग रहा है कि नहीं, उसमें कोई घपलेबाजी हो रही है, क्या हो रही है, कैसे, तो वो सब ऑडिट वगैरह करने का काम किसका होता है, ये आपका कैग का, ठीक है। तो ये सिंपल वे में मैंने आपको समझाया कैग का काम क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द कैग। इट इज एन इंडिपेंडेंस बॉडी एंड इट इज अ हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। और इसको कहते क्या है, इसको ये, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा सिंपल ढंग से, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इसके कुछ इंट्रो और देख लेते हैं, इसके भाई इंट्रो क्या है। इंट्रो तो मैंने आपको पहले बता दिया, एक समरी टाइप का, लेकिन अब स्लाइड में अगर आप समझ जाओगे तो क्या आपको लिखने में भी, नोट्स बनाने में आपको सही हो जाएगा, ठीक है। हमारे एक हिंदी के टीचर थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत अच्छे थे, हम लोग जब 10th 11th 12th में थे, तो वो क्या करते थे, पहले कोई सब चैप्टर जब पढ़ाते थे तो उसका पहले वो समरी बताते थे कि ये इसका ये पूरी कहानी का सारांश है। सारांश बताने के बाद तब वो कहानी बताते थे। फिर क्या होता, जब कोई कहानी का छूट जाती थी, भाई आधे घंटे क्लास होता था, वो कहानी खत्म हो जाती थी, जब नेक्स्ट डे वो जब आते थे फिर से एक बार पूरा सारांश बताते थे। सारांश बताने के बाद फिर वो आगे करते थे, जैसे सीरियल वगैरह में होता है, भाई सीरियल आप देखे होगा अगर आप, तो उसको पता होगा कि आपको पहले ही धूम तनाना करके पहले एक शुरू में आता है आपका, एक बताते हैं कि अब तक आपने यहाँ देखा, ठीक है, अब तक ना, तो वो वही तरीके से। तो अभी मैंने क्या आपको समरी, एक सारांश मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिए। अब मैं इसके कुछ इंट्रो के बारे में बताऊँ, ठीक है, तो इंट्रो देखते हैं क्या है। तो इंट्रो में ये है कि इट कंट्रोल द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट द बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो भाई जो भी आपका काम होते हैं, जैसे आपके, मैंने आपको पहले बता दिया इनका काम क्या है, ठीक है, काम तो आपको समझ में आ गया। तो ये आपके सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल दोनों पर ये देखते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा कि आपने जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई देखा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे होते थे, सेंट्रल लेवल पे होते थे। फिर आपने देखा था एजीएस, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये आपके स्टेट लेवल पे होते थे। भाई आपके सेंट्रल लेवल पे एजीआई, स्टेट लेवल पे एजीएस। फिर आपने देखा पीएम सेंट्रल लेवल पे, सीएम आपके स्टेट लेवल पे। तो ऐसा नहीं है, ये आपका कैग एक ही होता है, ये आपके दोनों सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे देखता है, ठीक है। तो काम तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैग का काम क्या होता है। और कैग एक रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। अब जो रिपोर्ट तैयार करता है वो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। ये लिखा है कैग सबमिट टू द प्रेसिडेंट फॉर द सेंट्रल रिपोर्ट, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे किसको, राष्ट्रपति को सबमिट करता है, और स्टेट लेवल पे किसको, गवर्नर को, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको, ठीक है, अपना एक रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं इनका भाई ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है। तो भाई कर्तव्य यही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भारत के संविधान और उनके क्या है, लॉ ऑफ पार्लियामेंट को बनाए रखना इनका काम, ठीक है, इनका कर्तव्य, ठीक है। आगे देखते हैं। इंट्रो आपने देख ही ली। अब देखते हैं भाई इनको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। भाई अगर इतनी बड़ी पोस्ट है, भाई सरकार भी इससे कांप रही है कि ये सही काम, भाई अच्छे से काम नहीं होगा तो ये अपना क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इनके कुछ अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स के बारे में देखते हैं। तो अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, सो इसमें यहाँ पे लिखा है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, फिनांस कमीशन, और आपको मैंने प्लानिंग कमीशन बताया था उस टाइम पे। तो इनका जो अपॉइंट कौन करते हैं, ये आपके राष्ट्रपति साहब इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट्स पे आते हैं। तो अगला पॉइंट्स क्या है कि बिफोर द और टेकिंग ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट एंड ओट्स
एंड द अफर्मेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, ठीक है। हर कोई भी ऑफिस में अगर जा रहा है सबसे पहले उसको शपथ लेना पड़ता है। तो इनका अपॉइंट तो कौन करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और फिर इनको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति इनको क्या दिलाते हैं, शपथ भी इन्हीं को दिलाते हैं, ठीक है। तो कैग के बारे में आप सभी लोग थोड़े बहुत अवेयर आप हो ही गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग के पॉइंट्स अगर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो जो मैं आपको पॉइंट्स बताया, अगर आप उसको एक बार अच्छे से समझ गए होगे तो आपको इधर आपको थोड़ा बहुत समझने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट्स आप थोड़ा एक बार उसको देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे क्या कि जो कैग होते हैं, ठीक है, होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ द 65। ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, वहां पे 6 ईयर और 65 ईयर्स वाला फंडा क्या था, ठीक है। क्या है कि ये 6 ईयर अपने पीरियड ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप अपॉइंट हो गए हो कितने, 60 साल की एज में, ठीक है। अगर आप 60 साल की एज में अपॉइंट हो गए हो तो उस टाइम क्या है, उस कंडीशन में ये नहीं कि आप 6 साल अपने ऑफिस में वर्क करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तब तो ये आपका 66 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तब आपका 66 ईयर हो जाएगा। इसमें ये है कि आप 6 साल या तो आप ऑफिस में काम करो, या आपकी एज 65 साल से कम होनी चाहिए, एंड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो ये यहाँ पे टर्म कंडीशन लिखा है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। अगर आपकी क्या कहते हैं, आप 63 साल में अगर आप हुए तो आपको 65 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे ये क्या है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको आपको समझाया था इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं इसके अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या है कि जो कैग होता है, कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम द ऑफिस बाय द एड्रेसिंग द रिजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि राष्ट्रपति को ये अपना क्या कहते हैं, रिजिग्नेशन लेटर दे करके ये किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं, ये अपने पद से हट सकते हैं, ठीक है, रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। ऐसे मान लो कि जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें 4 5 6 7 आपके दे दिए कि इसमें से किस किस को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से ऐसे आप कर लोगे कि जैसे मान लो कैग है, ठीक है, तो कैग को क्या कर सकते हैं, ये हटा नहीं सकते। अभी आप इसके बारे में देखोगे कि इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड एंड इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने आपको जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, उस टाइम आपने एक चीज देखा होगा कि आप भाई जो राष्ट्रपति, ऐसा तो होता नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को जब चाहे तब वो निकाल सके, ठीक है। तो ये एक कौसाई जुडिशियल प्रोसेस होता है, ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है। मैंने आपको वहां पे अच्छे ढंग से बताया था कैसे वो क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। तो अगर जो कोई भी नहीं अगर उनको पता होगा तो एक बार आप उसको देख लेना वो वाला टॉपिक, क्योंकि ये एक वन शॉट सीरीज है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फिर से प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट को समझाने लगूंगा तो ये काफी एक लेंदी वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इतना सोच के तो चला पढ़ा ही रहा हूँ कि आपको क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको इसके बारे में अवेयर आप होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो उसी तरीके से होती है जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे इनके इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये कैसा इंडिपेंडेंस है तो उसके बारे में देख लेते हैं। ये इसलिए इंडिपेंडेंस है कि इस प्रोवाइड विद द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, इनका जो एंड डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये नहीं होता कि जैसे आप कैग अपॉइंट हो गए हो तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति आपको जब चाहे तब आपको निकाल सके, ठीक है। निकाल ऐसे नहीं सकते। तो निकालने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के थ्रू ही आपको निकाल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या क्या कहते हैं, एक इट प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस। इसका मतलब क्या है, आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर ही चीज टू होल्ड इस ऑफिस। मतलब ये अगर आप एक बार कैग अपॉइंट हो चुके हो, ठीक है, कैग को हटने के बाद आप जो है किसी भी गवर्नमेंट या आप स्टेट में आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप मान लो इसका एक ये भी आप समझ सकते हो, कैसे मान लो आपको कोई घोड़ा बैठा दे, ठीक है, घोड़े पे बैठाने के बाद आपको कोई गधे पे बैठा दे तो आपको अच्छा लगेगा? भाई कोई नहीं। भाई एक बार जो घोड़े पे बैठ चुका है तो गधे पे बैठने में उसको थोड़ा शर्म लगेगा।
तो भाई इसीलिए बता दिया गया कि भाई आप इतने बड़े पोस्ट से आप आए हो, तो ये नहीं कि आप यहाँ पे आने के बाद आप चपरासी वाला काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ये आपका क्या कहते हैं, बता दिया गया कि आप भाई एक बार अगर आप कैग बन चुके हो, तो उसके बाद आप चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल पे, आप एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो सैलरी और अदर सर्विस कंडीशंस हैं, जो सैलरी और अदर सर्विस कंडीशन है, ये डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट इसको डिटरमाइन करता है। वो आपके जैसे जो भी सैलरी वगैरह आपको मिलती है, ठीक है, सैलरी हो गया, आपके अलाउंसेस वगैरह हो गए, वो कौन डिटरमाइन करता है, वो आपका पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। लेकिन आपको मोटा मोटा एक ये तो पता होना चाहिए कि सैलरी जो होती है वो इक्वल होती है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी मिलती है उसी के बराबर ही होती है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द कैग आर प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द। तो ये सब सारी चीजें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो वही सब चीजें यहाँ पे एक बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो इसको फिर से बताने का कोई मतलब है नहीं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक बार नोट कर लेना कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस, ठीक है, जो भी आपके प्रशासनिक खर्चे हैं ऑफिस के, कैग के, इंक्लूडिंग द ऑल द सैलरीज, आपके अलाउंसेस हो गए, ठीक है, पेंशन ऑफ पर्सन सर्विंग इन द चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कैग का मतलब क्या है, कैग का काम क्या है। तो कैग का काम मैंने आपको पहले बता दिया, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो कैग है वो आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द कैग, ठीक है। और क्या है? ये आपका हेड है, क्या, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। इसको गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज और, हाँ, और क्या ये, हाँ, तो ये सब चीजें इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा अपने क्या कहते हैं नोटबुक। मुझे पता है कि आप कोई लोग यहाँ पे नोटबुक पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हो, मुझे 100% मैं श्योर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक बार पेन कॉपी लेकर के बैठा करो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो पेन टैब नहीं जिसके थ्रू मैं यहाँ पे जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद आ गया, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, अगर मुझे उसको यहाँ पे नोट करना हुआ, तो भाई मेरे पास सिंपली यही एक माउस है। इससे लिखना तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड होता है तो मैं उससे लिख सकता नहीं। तो इस मैं बोल देता हूँ, आप उसको लिख लो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ आप पेन कॉपी लेकर के ही बैठा करो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे ड्यूटी ऑफ पावर के बारे में। पावर तो भाई पता है आपको, पावर तो बहुत खतरनाक पावर है इनका, ठीक है। जहाँ ही चले जाएंगे वहीं आतंक मचा देंगे, ठीक है। आतंक मचाने का मतलब ये है कि भाई जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे मान लो यमुना नदी पर पुल बना, ठीक है, उस पुल में क्या है, 500 करोड़ रुपए खर्चे आए आपके। अब उस खर्चे को ही क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। वो मिलाएंगे एक एक रुपए की भाई जनता का जो पैसा है वो सही जगह पे यूज हो। ऐसा नहीं है कि भाई लगा आपका 500 करोड़ है, आप बता 1000 करोड़ रुपए 500 करोड़ आप घोल मेल कर दिए। भाई जनता का पैसा है, वो कैसे भी करके वो आपको, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में हो चाहे वो इनडायरेक्ट वे में, वो सभी का पैसा होता है भाई। अगर आप मोबाइल लियो, अगर आप इस लैपटॉप में आप देख रहे हो, ठीक है, लैपटॉप में आप पढ़ रहे हो, तो लैपटॉप जैसे मान लो आप खरीदे, ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ तो भाई टैक्स पे किया ही होगा, ठीक है। तो आपका पैसा कुछ ना कुछ सरकार के फंड में आपका कंट्रीब्यूट थोड़ा बहुत कर रहे हो, चाहे आप वो माउस के रूप में हो, चाहे वो पार्ले जी के बिस्कुट के रूप में हो, चाहे वो 1 रुपए की टॉफी हो, आप सभी। तो वो काम इसका क्या है कि भाई वो सरकार जनता का जो भी पैसा है वो सही रूप में यूज हो, उसमें कोई घोल मेल वाला काम ना हो, इसका मेन काम, ठीक है। पावर, इसके ड्यूटीज ऑफ पावर के बारे में देख लें। तो यहाँ पे एक ये भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटी एंड पावर ऑफ द कैग। तो ये क्या है कि भारत के संविधान के जो अनुच्छेद आपके 149 है, संसद को कैग के कर्तव्यों और शक्तियों की निर्धारित करने का अधिकार होता है, ठीक है। किसको होता है, पार्लियामेंट को होता है, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है। तो कई सारे इसमें पॉइंट्स हैं, उसको अब देख लेते हैं। पहला क्या, पहला तो ये है कि ऑडिट द अकाउंट रिलेटेड टू द ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपकी जो समेकित निधि होती है, आप सभी को पता ही होगा समेकित निधि, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, ठीक है। कंसोलिडेट फंड क्या होता है, कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है। तो मुझे तो इतना पता है कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अगर आप एक कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं कंसोलिडेट और कॉन्टीजेंसी फंड के बारे में एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, शॉर्ट्स में, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है कि जो भी भारत के समेकित निधि होती हैं, प्रत्येक राज्य के समेकित निधि और विधानसभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की समेकित निधि
के सभी व्यय से संबंधित खातों का ऑडिट करता है। कौन? आपका कैग। ठीक है, कैग क्या क्या करता है, जो भी आपके क्या कहते हैं, कैग क्या क्या करता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपके जो प्रत्येक राज्य हो गए किस समय कितनी थी, विधानसभा वाले प्रदेश के यूटीज होते हैं, यूटीज के समय कितनी थी, कि जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी सभी व्यय होते हैं, व्यय से संबंधित जो खाते होते हैं, उनका ऑडिट कौन करता है? वो कैग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। तो भारत के जो निधि होता है, साथ साथ प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते के सभी व्ययों की ऑडिट करता है। तो इसका काम तो मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि इसका काम क्या होता है, ऑडिट करना इसका काम होता है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप एक बार मैं इसको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये वन शॉट सीरीज है, मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, इसको आप एक नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या। अब मैं आपको हाँ बता देता हूँ, कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है। कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है? ये एक पार्ट होता है कॉन्सोलिडेट फंड का। कॉन्सोलिडेट फंड का ये एक पार्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज में होता है। क्या होता है? ये आप किसके लिए दी जाती है? ये आपको डेवलपमेंट गतिविधियों के लिए दिया गया होता है। ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड जो होता है, ये आपका एक कॉन्सोलिडेट फंड का एक पार्ट होता है, जो कि आपके डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या करता है ये। ऑडिट करता है ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट। जो लोग थोड़े बहुत पढ़े अवेयर होंगे इकोनॉमिक्स से, तो उनको पता होगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है क्या, बैलेंस शीट का होता है। और जो आपके क्या कहते हैं, अदर सब्सिडरी अकाउंट होते हैं, केप्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। तो ये सब चीजों का ये कौन करते हैं? ऑडिट करते हैं। तो मैंने आपको सिंपली पहले बता दिया था इनका काम क्या क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने बताया कि ये किस किस चीजों में ऑडिट करते हैं। जैसे आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है भाई, बना कोई चीज, तो उसके बारे में ऑडिट करेंगे कि हाँ यहाँ सही पैसा लगा कि नहीं लगा। फिर देखेंगे भाई प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में ये ऑडिट करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह सब चीज आपको पता ही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो वो सब चीजें ऑडिट, जितने भी चीजों का ऑडिट करने वाला काम होता है, किसका होता है? कैग का होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार ये डाल दीजिए प्रेजेंट टाइम में कौन इसमें कैग है। ठीक है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप जैसे मान लो आप कोई टॉपिक पढ़े, पढ़ने के बाद मुझे पता है कि कोई रिवाइज नहीं करता। ठीक है, रिवाइज नहीं करता ना, कभी उसका कोई क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उसके कुछ एमसीक्यूज भी लेकर के आता हूँ। इससे क्या होता है कि आप एक बार, मैंने आपको समरी बताया, समरी बताने के बाद मैं आपको पॉइंट्स वाइज मैंने बताया, पॉइंट के बाद मैंने आपको क्वेश्चन बताया। तो मतलब जो काम आप 3 बार करते हैं, उसको मैंने एक ही बार में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। ये सभी को पता होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो कैग होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैग ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। तो वो आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे पॉइंट्स देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा इसमें वो ऐसे आते नहीं। ठीक है, तो थोड़े बहुत अपने ढंग से आप इसको देख लेना। ठीक है, तो जब मैं इसका डिटेल वीडियो कभी बनाऊंगा, तो उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो वन शॉट सीरीज है, 23 मिनट के ज्यादा वीडियो हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैग इज अपॉइंटेड। तो आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑफिस ऑफ द कैग कौन क्रिएट करता है? तो भाई ये पार्लियामेंट से तो क्रिएट होता नहीं है। ठीक है, कैबिनेट रेजोल्यूशन से भी नहीं। तो ये होता किससे? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो सिंपली आप भाई पहले ही देख लियो कि आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल आर्टिकल का काम देख रहे हो ना। मैं आपको बता दूं कि बहुत चीजें आप जैसे प्लानिंग कमीशन पढ़े थे, तो प्लानिंग कमीशन कैसा था? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन आप पढ़े, वो कैसा था? एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। जहां आपको आर्टिकल आर्टिकल दिख जाए, मैं आपको अपनी देहाती भाषा में बताऊं तो जहां कहीं भी आपको आर्टिकल फार्टिकल दिख जाए, समझ लो भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। ठीक है, संवैधानिक चीज है मैक्सिमम के केस में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टेन्योर ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, टेन्योर क्या होनी चाहिए? 6 साल। ठीक है, कितने होने चाहिए? 6 साल। 6 साल या 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। 6 ईयर या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। तो ये आपके पिछले, मैंने जब आपको पीछे मैंने आपको बताया पीछे स्लाइड में, तो ये क्वेश्चन था ना। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैग ऑफ इंडिया। तो कैग के बारे में इसमें क्या पूछा है, नॉट ट्रू। तो ये आप मत हो जाना कि आप वन पे मार दो, हाँ हाँ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आँख खोल के, दिमाग खोल करके इसके बारे में समझो कि लिखा क्या है। नॉट ट्रू लिखा है कि ठीक है क्या लिखा है, तो इसमें से कौन सा गलत सत्य नहीं। अपॉइंट करते हैं कौन, राष्ट्रपति साहब अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ठीक है, ये भी सही है। ये एक पॉइंट लिखा है, ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, इनको राष्ट्रपति नहीं निकाल सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल सकता है क्या, नहीं निकाल सकता ना। उसी तरीके से कैग को भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या होता है, इसको आप, मैंने आपको पहले बता दिया। अभी यहाँ बताओ कैग का प्रोसेस क्या होता है निकालने का। कैग को निकालने का प्रोसेस क्या होता है, प्रेसिडेंट तो निकाल नहीं सकता, फिर कैसे निकालेंगे। तो उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव जो होता है वो उससे होता है। तो वो अगर इसको देखना हो तो एक बार वो सुप्रीम कोर्ट वाले मेरे टॉपिक पे जा करके वहां पे देख सकता है। वहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट वर्क करता है, ठीक है। कैसे लोकसभा से, राज्यसभा से, कैसे क्या कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी, सब चीज वहां पे मैंने बताया, ठीक है, उसको देख लेना आप। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किसको गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। तो भाई वो कैग है, ठीक है। कौन है, कैग, ठीक है। वीडियो समाप्त होता हुआ, थैंक यू सो मच। आप लोग अगर वीडियो के इतनी देर तक बने होंगे, ठीक है, इतनी देर तक अगर आप मुझे झेल पाए तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। जो भी मुझसे गलती हुई होगी उसको थोड़ा माफ कर देना अपना भाई समझ करके। जितना हो सका मैंने आपको बताया कैग के बारे में। तो कमेंट में आप डाल देना कि वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं अच्छा लगा। थोड़ा बहुत जो मैंने आपको पहले बता दिया तो वही आप थोड़ा बहुत काम करवा देना अपने ढंग से, ठीक है, उसको आप देख लेना। और हाँ, एक चीज़ और है, हाँ, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा, ठीक है, चाहे वो आपका जियोग्राफी के क्षेत्र में हो, जियो, चाहे वो आपका हिस्ट्री, क्या है ना कि अभी सभी टीचर आ जाते हैं यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ आपको, हिस्ट्री के भी अच्छे टीचर आपको मिल जाते, आपको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स से बहुत लोग हैं। लेकिन क्या है ना कि यार अभी ये नया है, ठीक है, नया होने के कारण क्या है, अभी इसमें सब्सक्राइबर तो ज़्यादा है नहीं, तो कोई लोग आना पसंद नहीं करते, ठीक है। अभी भी जैसे मान लो इस चैनल पे मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, सभी आएंगे भैया प्लीज़ यार मुझे रख लो यार, वहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए कोई नहीं है सभी। लेकिन अभी मान लो यहाँ पे 2 सब्सक्राइबर तब कोई आएगा नहीं, आएगा ना। तो वही बात है। तो कैसे करके आप थोड़ा बहुत सब्सक्राइब इसको करवा लो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।